अब शुरू होने जा रहा है देश के सबसे बड़ा शो युवा कलाकारों का आर्ट टॉक शो रजत सिन्हा के साथ। मैं रजत सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूँ। वर्तमान समय में फाइन आर्ट्स एक शानदार करियर का फील्ड है, लेकिन इस फील्ड के लिए ज़रूरी स्किल्स आपके अंदर होना बेहद ही ज़रूरी है। जैसे क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके अंदर क्वालिटी हो तो यह फाइन आर्ट का कोर्स आपके लिए बहुत ही अच्छा करियर हो सकता है। आज के हमारे युवा कलाकार हैं प्रिया आनंद। तो प्रिया आनंद, आप कैसी हैं? आपका वेलकम है। मैं रजत सिन्हा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। अब मेरे सामने बैठ गई है पूर्णिया बिहार से प्रिया आनंद, जो बचपन से ही फाइन आर्ट के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा पहचान बना रखी है और इनका सपना है कि मैं यूरोप विदेश घूमना चाहता हूँ। तो ये मैं चाहता हूँ ये विदेश घूमे और अपने कला क्षेत्र में एक बहुत अच्छा पहचान बनाए। अच्छा प्रिया, आप अपने बारे में मुझे कुछ परिचय दें आप। मेरा नाम प्रिया आनंद है। मैं पूर्णिया बिहार से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी सेकेंडरी एजुकेशन पूर्णिया से ही करी है और हाई एजुकेशन कोलकाता से। मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब करते हैं और मम्मा हाउसवाइफ है। और अभी मैं आर्ट फील्ड में कुछ काम कर रही हूँ रिलेटेड टू पेंटिंग एंड क्राफ्ट्स। तो प्रिया, आर्ट के फील्ड में आपको प्रेरणा कहाँ से मिला? बेसिकली मैं बचपन से पेंटिंग वगैरह करती थी, तो बचपन में तो नहीं पता होता है आपको आर्टिस्ट के बारे में, बट धीरे धीरे जब मैं बड़ी हुई मैंने ऑनलाइन बहुत सारे पेंटर्स को देखा पेंट करते हुए, और क्योंकि इंटरेस्ट भी था तो काइंड ऑफ हॉबी बनती गई और फाइनली उसको एज अ प्रोफेशन मैंने चेंज कर लिया। तो इंटरेस्ट बेसिकली बचपन से था। हाँ, अभी जा कर के उसको तो आपके कहने का मतलब कि आपका जो है प्रेरणादायक इंटरनेट है। हाँ, इंटरनेट ही है। मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट को वहाँ काम करते देखा एंड वो इंटरेस्ट आ गया। जैसे कि हर फैमिली में कोई ना कोई एक आर्टिस्ट होते हैं। आपके फैमिली में कोई वैसा आर्टिस्ट नहीं है? मेरे फैमिली नहीं, मैं पहली हूँ जो आर्ट फील्ड में कुछ कर रही हूँ। बाकी सब कोई बिजनेसमैन है, नहीं तो गवर्नमेंट सर्विस। तो आप पहला शख्स हैं। हाँ। अच्छा प्रिया, आप बताएं कि आपने डिग्री कहाँ से की है? मैंने अपनी डिग्री कोलकाता यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करी है और मैंने उसमें अकाउंटेंसी ऑनर्स से डिग्री ये की है। तो मुझे यह ऐसा लगता है कि आप अकाउंटेंसी आप उधर से पढ़ाई करके आप अचानक आर्ट की फील्ड में आप आ रही हैं, इसका क्या रीज़न है? बेसिकली इंटरेस्ट पहले से था, बट क्योंकि मैं CS भी कर रही थी तो उसकी वजह से काफ़ी बिजी थी, तो कभी ऐसे आर्ट में ध्यान नहीं गया। बट जब मैंने CS क्विट करा उसके बाद काफ़ी टाइम था मेरे पास, क्योंकि सिर्फ ग्रेजुएशन कर रही थी मैं उस टाइम पे, तो काइंड ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता गया और टाइम भी काफ़ी था, तो मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया और फाइनली बहुत जल्दी बोलूँगी मैं कि बहुत जल्दी इंटरेस्ट बढ़ सा गया अचानक से बचपन के बाद, तो ऐसे स्टार्ट हुई। आपके पेरेंट्स तो काफ़ी घबरा गए होंगे कि हमारे बच्ची जो है इतने सारे पैसे खर्च मैंने किया और वो फिर अचानक इस आर्ट की फील्ड में वो अपना करियर बना रही है, और उनको तो नहीं लगता हो कि आर्ट के फील्ड में इतना सारा कुछ है? ओब्वियसली अगर आप अचानक से चेंज होते हो, किसी भी पेरेंट्स के लिए मुश्किल होता है समझना कि आप क्या कर रहे हो। आप पढ़ाई करने के लिए गए थे, बट मेरे फैमिली में पहले से ये था कि मैं सिर्फ पढ़ाई करने के लिए गई थी, कोई जॉब इंटेंशन नहीं था। तो काइंड ऑफ पेरेंट्स के लिए इजी रहा जब मैंने बोला कि नहीं, मेरे को एज एन आर्टिस्ट आगे अप्रोच करना है। दे आर ओपन अबाउट इट कि ठीक है, आपको जो करना आप कर सकते हो। एंड क्योंकि अच्छा भी कर रही हो तो दे आर रिलैक्स कि नहीं ठीक है, अगर जो भी कर रही है सही कर रही है तो सही है। और मुझे लगता है कि आपके जो फ्रेंड होगी, हाँ, वो लोग भी आपके अचानक जो आप इस आर्ट में मोड़ लिया, उसको भी कुछ ना कुछ तो हेजिटेशन हुआ होगा। पहले उन लोगों को काफ़ी शॉकिंग लगा, क्योंकि पहले मैं इट वाज लाइक कि कोई पेंटिंग नहीं कर रही हूँ मैं, अचानक से मैं पेंटिंग करना स्टार्ट कर दिया। उन लोगों के लिए पहले शॉकिंग था कि तुमको पेंटिंग या आर्ट रिलेटेड इतना कुछ अच्छा आता है। एंड करना था। हाँ, इसमें क्यों आ गई? बिकॉज जब मैंने ग्रेजुएशन स्टार्ट करा था बेसिकली 12th के बाद, तभी मुझे भी नहीं पता था कि आर्ट फील्ड में ये होता है। लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है बेसिकली, बिहार में नहीं देखते हम उतना, अभी बहुत ज़्यादा हो गया है। मेरे टाइम पे नहीं था 2014 और 15 में, तो उस टाइम पे कुछ पता भी नहीं था। पेंटिंग वाज लाइक कि आपका बस हॉबी हो सकता है, एज अ प्रोफेशन आप इसको चूज़ नहीं कर सकते हो दैट टाइम। तो ऐसा हुआ, फिर फ्रेंड्स लोगों ने काफ़ी सपोर्ट करा है, तो तब से आपने पेंटिंग में ही अपना सारा समय हाँ डाला है मैंने। अच्छा प्रिया, आपके नाम का वो क्या मीनिंग हो सकता है? क्या मतलब होता है प्रिया का? मतलब मुझे बताया। प्रिया का मतलब होता है प्रिय, बेसिकली एवरीवन्स डियर। तो हाँ, सबकी मतलब चाहिए सबके लिए आप प्रिय रहते हैं। हाँ। हाँ, अच्छा प्रिया जी, आपके नाम से मिलता जुलता एक प्रियंका चोपड़ा जी है जो फिल्म इंडस्ट्री में एक्ट्रेस है। यस। वो आपकी आइडल है क्या?
हाँ बिल्कुल, जैसे कि प्रियंका चोपड़ा ने एक छोटे से शहर से अपना इतना नाम बनाया है, ग्लोबल स्टार है आज। शी इज़ ऑल्सो बिजनेस वूमन, तो ओब्वियसली वो कहीं ना कहीं मेरी आइडल है। एंड आई ऑल्सो वांट कि मैं आर्ट के फील्ड में ऐसा ही कुछ करूँ ताकि मेरा भी नाम हो। एंड ग्लोबली तो नहीं पता, बट भी उनके तरह यस, हाँ आइडल है। मैं उनके फुटप्रिंट्स पे ओब्वियसली चलना चाहती हूँ, द वे शी वर्क और जो हार्डवर्क है उनका इन एवरी फील्ड, बिजनेस, फिल्म इंडस्ट्री और एनीथिंग। अच्छा, आप फाइन आर्ट में काफ़ी इंटरेस्ट रखती हैं, तो मुझे आप बताइए कि फाइन आर्ट्स में आप किन किन सब्जेक्ट पे आप काम करना या आगे बढ़ना चाहती हैं? जैसे कि हो गया पेंटिंग, हो गया स्कल्पचर, हो गया फोटोग्राफी, हो गया आर्किटेक्चर, हो गया क्राफ्ट, हो गया, किन पे आप? मेरा मेन फोकस जो है वो पेंटिंग पे है, और आर्ट वगैरह क्राफ्ट भी मेरे को बहुत पसंद है, बट पर्सनली आई लाइक पेंटिंग, और उसके बाद मुझे क्राफ्ट्स वगैरह भी मैं करती हूँ। तो मतलब कि आपका मेन पेंटिंग है और आप क्राफ्ट पे भी काम करते हैं? हाँ हाँ, दोनों। अच्छा प्रिया जी, आप मुझे बताएं कि फाइन आर्ट में कौन कौन कलर से पेंटिंग किया जा सकता है? एक्रेलिक कलर से, वाटर कलर, ऑयल पेंटिंग, बहुत सारी पेंटिंग्स होती है, बट मेरा पर्सनल फेवरेट है एक्रेलिक कलर। मैं उस पर ज़्यादा काम करती हूँ, और वैसे मैंने वाटर कलर और ऑयल पेंटिंग से भी काम करी है, बट माय फेवरेट इज एक्रेलिक कलर। एक्रेलिक है। लेकिन मुझे तो लगता है कि सबसे आसान कलर वाटर कलर है, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, वो फ्री हैंड फ्री माइंड से आप काम करो, एकदम लाइट कलर का इस्तेमाल करो और धीरे धीरे इस पर आप काम करो, बहुत अच्छा पेंटिंग बनता है। लेकिन आपने एक्रेलिक को ही क्यों चुना आपने? जैसे कि मैंने बोला, मैंने वाटर कलर से भी पेंटिंग ट्राई करी है, बट क्योंकि वाटर कलर की जो प्रोसेस होती है वो काफ़ी स्लो होती है, और मुझे स्लो पेंटिंग पसंद नहीं है। और एक्रेलिक कलर पे आप बहुत फास्ट पेंट कर सकते हो, और मुझे लेयरिंग्स वगैरह पसंद है या डिटेलिंग ज़्यादा करती हूँ, तो आई लाइक कि एक्रेलिक कलर जल्दी से सूख जाए और फिर मैं डिटेलिंग जल्दी कर पाऊँ, जो कि वाटर कलर आपको अलाउ नहीं करता कि आप जल्दी जल्दी प्रोसेस कर पाओ, थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है इसी के लिए। वो तो खास बात है कि वाटर कलर थोड़ा टाइम लगता है। हाँ, लेकिन एक्रेलिक में जो बहुत फास्ट होता है, बहुत फास्ट होता है। तो वो कलर तो मुझे लगता है कि ऑयल कलर से मिलता जुलता होता है। हाँ, टेक्सचर वाइज। तो आपने ऑयल कलर में कभी कोई काम किया है? मैंने एक दो पेंटिंग करी है ऑयल पेंट कलर से। फिर मर्ज वगैरह बहुत अच्छा होता है, और आप कलर्स के ऊपर कलर्स अच्छे तरीके से ब्लेंड कर सकते हो। अच्छा प्रिया, इसमें मुझे एक सवाल है कि एक्रेलिक कलर और ऑयल कलर में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि एक्रेलिक कलर में आपको जो कलर्स होते हैं, दो कलर आप मर्ज कर रहे हो तो आपको बहुत जल्दी करना पड़ता है, और अगर वो एक बार ही ड्राई हो गया तो प्लस पॉइंट है कि आप उसके ऊपर कलर को लेयरिंग कर सकते हो, मर्ज नहीं कर सकते। हाँ, लेयर कर सकते हो। और एडवांटेज भी यही हो गया कि आप उसको लेयरिंग बस कर सकते हो, मर्ज नहीं कर सकते हो। पर ऑयल कलर आपको बहुत टाइम देती है कि आप कलर्स को मर्ज करो आराम से बैठ करके, पर उसकी डिसएडवांटेज ये है कि आप तुरंत से लेयरिंग नहीं कर सकते। तो दोनों ये, हाँ। जैसा कि प्रिया आनंद ने बताया कि एक्रेलिक कलर और ऑयल कलर में बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस केवल यही है कि एक्रेलिक बहुत जल्दी हम लोग काम कर सकते हैं मार्केटिंग के लिए, और ऑयल कलर थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन दोनों कलर बहुत ही बेस्ट है। आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। अच्छा प्रिया आनंद, मैं आपसे एक्रेलिक कलर से रिलेटेड कुछ सवाल पूछना चाहूँगा कि एक्रेलिक कलर का यूज़ किन किन सामग्री पे या कौन कौन से वस्तु पे किया जा सकता है? एक्रेलिक कलर आर फेमस फॉर कैनवसेस। आप कैनवस पे पेंट कर सकते हो, और उसके अलावा आप वॉल पेंटिंग भी कर सकते हो एक्रेलिक कलर से। फैब्रिक पे भी यूज़ होती है, और सेरेमिक पे भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी वुड जो होता है, वुड पेंटिंग जो होती है वो उस पर भी होती है, तो ऑलमोस्ट। अच्छा, अभी मैं देख रहा हूँ कि अधिकतर क्रेज जो है एक्रेलिक पे हाँ हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे लग रहा है क्योंकि मार्केटिंग बहुत ज़रूरी हो गई है आजकल। आज जो भी लोग कुछ बना रहे हैं उनको सेल करना है, और ज़्यादातर पेंटिंग्स एक्रेलिक की ही बिकती है, जो ये क्योंकि कैनवसेस आर मोर पॉपुलर देन प्रिंट्स या फ्रेम्स। तो मुझे ऐसा लगता है मार्केटिंग वैल्यू की तरफ से आई थिंक एक्रेलिक कलर ज़्यादा सेल होती है, इसी वजह से। तो वाटर कलर मेरा फेवरेट रहा है, इसलिए मैं हमेशा आपसे जिक्र करता हूँ वाटर कलर के बारे में, ठीक है? और मैं भी एक्रेलिक कलर का काम करता हूँ, और मुझे भी बेहद अच्छा लगता है। तो मुझे पता है कि जैसे कि हम बाहर कहीं जा रहे हैं, तो जैसे ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, तो उसके लिए कौन सा कलर बेस्ट रहेगा? क्योंकि मैं एक्रेलिक कलर करती हूँ, तो मैं प्रेफर करती हूँ एक्रेलिक, क्योंकि आपको ज़्यादा वाटर यूज़ नहीं होता है।
सबसे अच्छी बात है कि आपको ज़्यादा, एक तो वाटर नहीं, लिक्विड ही नहीं होता है आपका पेंट, सूखा हुआ होता है। तो आप ट्रैवल कर रहे हो या पेंट कर रहे हो, डजेंट मैटर आप पानी कैरी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। वाटर कलर में ये चीज़ नहीं है, एक तो उसमें सुखाने में टाइम लगता है और फिर प्रॉब्लम होती है कि कहीं डिसबैलेंस होकर के पेंटिंग बिगड़ ना जाए, जो कि एक्रेलिक कलर के साथ नहीं है। वो आउटडोर के लिए बहुत ही बेस्ट है। हाँ, एक चलता फिरता हम सफर है। हाँ, हाँ। अच्छा, अभी मैंने अक्सर युवा आर्टिस्ट को और बड़े बड़े आर्टिस्ट को भी देख रहा हूँ कि ब्रश काफ़ी कॉस्टली आ रहे हैं और ब्रश बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं एक्रिलिक कलर में। तो ब्रश को बचाने के लिए कौन कौन सी अच्छे तरीके हैं बताया? एक्रेलिक कलर के जो ब्रशेज़ होते हैं नो डाउट बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन उनको तरीका है बचाने का कि जब आप पेंट करते हो तो मेक श्योर आप ग्लास में पानी रखते हो। एक कलर यूज़ करने के बाद मेक श्योर कि आप वाटर में जो ब्रश है उसको डिप करके वेट रखते हो। ज़्यादा देर इसको छोड़ना भी नहीं है पानी में, अदरवाइज़ जो ब्रिसल्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं बहुत जल्दी, तो आपको उसको तुरंत से साफ़ करना पड़ेगा पानी से। अगर बाई चांस कि बहुत सारे बच्चे पेंट करते हैं या कभी कभी मैं खुद भी भूल जाती हूँ ब्रश को साफ़ करना, तो उसके वेज है या तो आप घर पे जो विनेगर होता है वो यूज़ करके आप साफ़ कर लो, अदरवाइज़ आप रबिंग अल्कोहल यूज़ कर सकते हो ब्रशेस को साफ़ करने के लिए, या पेट्रोल सॉरी अल्कोहल पेट्रोल ये सब यूज़ करके कर सकते हो। बट बेस्ट इज़ कि आप पहले अपने ब्रश को वेट रखो, खराब ना हो। आपका कहने का मतलब है कि ब्रश को जैसे ही हम काम करेंगे वो एक गिलास में पानी में वो डुबा देना है, ताकि वेट रखना है उसको ड्राई नहीं होने देना है। हाँ, एक्रेलिक कलर एक बार ड्राई हो गया तो इट्स हार्ड टू रिमूव। ऐसा करने से ब्रश खराब नहीं होगा। हाँ। और मैं भी पेंट करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि पेंट बहुत जल्दी सूख जाता है। तो अब मुझे पता है कि पेंट जल्दी सूखे नहीं पेपर पे, उसके लिए क्या करना चाहिए? तो एक्रेलिक कलर को फास्ट ड्राई नहीं करने के लिए आप मीडियम यूज़ कर सकते हो। दो तरीके के मीडियम आते हैं, एक जेल बेस्ड होता है, एक क्रीम बेस्ड होता है। जेल इज़ फॉर द ग्लॉस, अगर आपको अपनी पेंटिंग में एक्स्ट्रा ग्लॉस चाहिए तो आप वो यूज़ कर सकते हो। और मिक्स करने के बाद कलर बिल्कुल चेंज नहीं होता है, इट जस्ट वो थिक हो जाता है और आप जब काम कर रहे हो तो वो जल्दी ड्राई नहीं होगा। बहुत ज़्यादा टाइम होता है आपके पास कि आप कलर मर्ज करो, उसके ऊपर डिटेलिंग्स करो, तो वो काइंड ऑफ फिर वो उसका टेक्सचर ऑयल पेंटिंग की तरह हो जाता है ऑलमोस्ट। और मैं बता दूँ आपको, जब मैं भी पेंट करता हूँ ना तो मैं करता हूँ कि पानी का छिड़काव दे देता हूँ। उससे क्या होता है कि एक उसमें वाश जो है ना नमी बना रहता है, तो ये भी एक अच्छा तरीका है। हाँ। और आपको जो है पता है कि बहुत से जो आर्टिस्ट लोग हैं वो इंडोर में काम करते हैं, बहुत आउटडोर में काम करते हैं, तो इंडोर में काम क्यों करना चाहिए? ओके, एक्रेलिक कलर के लिए अगर मैं बताऊँ तो जो एसी रूम्स होते हैं बेसिकली वो बेस्ट होता है, बट क्योंकि सबके घर में नहीं होता है और आप प्रेफर भी नहीं करते हो बहुत सारे जन, तो मेक श्योर कि जब भी आप एक्रेलिक कलर के साथ काम कर रहे हो तो आप अपने जो डोर्स है या विंडोज़ है उसको बंद करके रखते हो, बिकॉज एक्रेलिक कलर और कैनवस के ऊपर बहुत जल्दी डस्ट लगता है और एक बार ही पेंटिंग करते के दौरान अगर डस्ट लग गया हो तो इट्स वेरी हार्ड टू रिमूव। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि डस्ट बिल्कुल भी ना हो, और अगर आधी पेंटिंग है तो मेक श्योर कि आप उसको ढक के रखते हो, क्योंकि कोई तरीका नहीं कि आप उसको सही कर सकते हो फिर। और मैंने एक कॉलेज में घूमने गया था, वो पटना का आर्ट कॉलेज है। मैंने कुछ छात्र को देख रहा था कि वो फैन चल रहा है, वो एक्रिलिक कलर कर रहे हैं। हाँ। तो क्या वो सही वर्क है क्या? नहीं, फैंस के साथ तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते हो, रूम टेम्परेचर पे करो, नहीं तो आप एसी वाले रूम में करो, दैट्स द बेस्ट वे। अगर आप फैन के नीचे कर रहे हो तो आपका कलर बहुत जल्दी सूख जाएगा, एक तो आपके ट्यूब्स में, दूसरा कैनवस या पेपर पे आप कहीं पे भी अगर पेंटिंग कर रहे हो तो वो एक्स्ट्रा फास्ट वो कर देता है, ड्राई हो जाता है, जिसकी वजह से टाइम नहीं मिलता आपको। कहने का मतलब है जो गरीब बच्चे हैं वो पानी का छिड़काव करें। हाँ, पानी यूज़ करें, जेल यूज़ करें, एसी बनाते हैं हाँ, वो एसी का यूज़ करें। हाँ, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है प्रिया ने बताई एक्रिलिक के बारे में, एक्रिलिक कलर कैसे क्या आता है, आपका ब्रश का कैसे हम ख्याल रखें, तो इससे आपका ब्रश खराब नहीं होगा। अच्छा प्रिया, मुझे आप बताएं कि एक्रिलिक कलर का शुरुआत डार्क से लाइट करें या लाइट से डार्क करें, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि एक्रिलिक और ऑयल पेंट का सेम प्रोसेस है, तो ऑयल कलर में डार्क से लाइट में आना पड़ता है, क्या इसमें भी वही विधि है? हाँ, सेम प्रोसेस जाता है एक्रिलिक कलर में भी। आप डार्क कलर से लाइट कलर पे अगर आते हो तो ये अच्छा होता है कि आप जब बैकग्राउंड पे काम करते हो तो फर्स्ट डार्क कर दो, और डार्क के ऊपर अगर आप लाइट कलर यूज़ कर रहे हो तो जो लाइट कलर होता है वो ज़्यादा चमकता है और दिखता भी है, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि आपको डार्क से लाइट में जाना चाहिए एक्रिलिक कलर में भी। मुझे पता है कि आपका फेवरेट कलर क्या है? फेवरेट कलर वाइट है।
वाइट है, लेकिन आप हमेशा ब्लैक पहना करती हैं। कलर ऐसे तो ब्लैक भी है, बट वाइट इज़ मोर अट्रैक्टिव और फेवरेट कलर। मतलब कि आप सादगी ज़िंदगी जीना चाहती हैं। हाँ, काइंड ऑफ सिंपल, एंड वाइट इसलिए भी पसंद है बिकॉज हर कलर मर्ज भी हो जाता है एंड इट्स वेरी सिंपल एंड सोबर। लेकिन थोड़ा सा एक मुझे सस्पेंस लग रहा है कि आप वाइट कलर पसंद करती हैं लेकिन आप डार्क कलर का यूज़ करती हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? पसंद आपको कुछ और है? इन टर्म्स ऑफ पेंटिंग वाइट कलर पसंद है, इन टर्म्स ऑफ फैशन ब्लैक कलर पसंद है। आपका फैशन है इसीलिए आप ब्लैक का यूज़ करती हैं। अच्छा, आपने बीच में मुझे बताया था कि आप क्राफ्ट में भी वर्क करती हैं। तो क्राफ्ट तो मैं अक्सर देखता हूँ बच्चे लोग पेपर के बनाते हैं, तो क्या केवल पेपर के ही क्राफ्ट बनते हैं? नहीं, पेपर्स के जो क्राफ्ट बनते हैं वो ऑरिगेमी होता है, वो भी मैं करती हूँ थोड़ा बहुत। और ऐसे मैं DIYs करती हूँ, हैक करती हूँ पेंटिंग्स को, कैसे आप इजी बना सकते हो जिनको पेंटिंग्स नहीं आती। और DIY मीन्स डू इट योरसेल्फ, तो ये सब भी करती हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि बच्चे लोगों को मैं स्कूल में देखता हूँ, बच्चे लोगों को एग्जीबिशन में भी, तो वो लोग कभी पेपर से ही, बांस से ही बनाते हैं, तो वेस्ट मटेरियल बहुत कुछ आते हैं। हाँ, तो बच्चे लोग पेपर और बांस के इसी से क्यों बनाते हैं? और बहुत से मटेरियल आते हैं जैसे कि शीशा हो गया, टूटा फूटा आयरन लोहा हो गया, प्लास्टिक हो गए, प्लास्टिक के बोतल हो गए। पहली बात तो बच्चों के लिए इजी मटेरियल जो है वो पेपर ही होता है, बिकॉज उनके पास कॉपीज़ नोटबुक्स होती है, तो इजी मटेरियल मैं बोलूँगी कि उनके पास होता है, इसलिए शायद वो पेपर ज़्यादा यूज़ करते हैं। ग्लासेस और आयरन्स ओब्वियसली बच्चों के पास अवेलेबल नहीं हो सकता, या तो अलाउ भी नहीं करेंगे लोग। बट हाँ, वेस्ट बहुत सारी चीज़ होती है, जैसे शादी के कार्ड्स होते हैं घर में, बहुत सारे होते हैं, सबके घर में होते हैं, तो आप उसका यूज़ कर सकते हो, उस पर भी पेंटिंग कर सकते हो। बच्चे वो प्रेफर भी करते हैं कि उनको लगता है वो कुछ थिक मटेरियल रादर देन पेपर उनको मिल जाता है, तो ये भी है। और मैं वैसे यूज़ करती हूँ ऑलमोस्ट सारे वेस्ट। अब मुझे पता है कि क्राफ्ट का मार्केट तुम्हें बहुत कम देखने को मिलता है। हाँ, क्राफ्ट का, पेंटिंग का तो अक्सर मैं सुनता हूँ कि बड़े बड़े आर्टिस्ट का इतने लाखों में बिका, करोड़ों में बिका, लेकिन पेंटिंग का क्राफ्ट का आज तक मैंने नहीं देखा, सुना भी नहीं कि इतने करोड़ों में बिका, लाखों में बिका है। तो आखिर इसका मार्केट क्यों नहीं है क्राफ्ट का? ये साल में एक दो दफ़ा गवर्नमेंट की तरफ से होता है, मैं देखा पटना में होता है, उसके कला शिल्प के नाम से कुछ है, तो मुझे पता है कि इसका मार्केट क्यों नहीं है। क्योंकि क्राफ्ट जो भी होते हैं मटेरियल्स पे, दैट इज़ बेसिकली ऑन लाइक हैंडमेड। आप जैसे बास्केट ले लो, वुड की जो बास्केट होती है, अगर कोई ये बोले कि ये हैंडमेड है और आपको चाहिए कहीं जाके ख़रीदना पड़ रहा है किसी शॉप में, आप वो प्रेफर नहीं करोगे। आजकल के ऑनलाइन के दुनिया में सबको चाहिए कि कोई ब्रांड वाला बास्केट मिल जाए, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हो, आप खरीद लेते हो। आप कभी खुद से प्रेफर नहीं करते हो कि आप पहले सर्च करो कि हैंडमेड मिल रहा है, क्योंकि ओब्वियसली हैंडमेड थोड़ा कॉस्टली जाता है, आपकी मेहनत होती है, सब कुछ मटेरियल एवरीथिंग आप सब कुछ करते हो, तो लोग प्रेफर नहीं करते। हाँ, मार्केट ज़रूर है क्राफ्ट के लिए, ऑनलाइन बहुत है, और कोलकाता जैसे आपने बोला वो तो हब है आई थिंक हर छोटे छोटे चीज़ों के लिए। अभी रिसेंटली मैंने देखा जो बैम्बूज होते हैं उनको जोड़ करके बहुत सुंदर सा लाइक एक हाउस बना हुआ था। हाँ, तो अब क्या हो गया, मैंने वो देखा हैंडमेड है नो डाउट, पर ख़रीदना फर्स्ट प्रेफरेंस पे वो नहीं जाता है। अभी लोग जितने मॉडर्न हो गए, अनटिल अनलेस आप विंटेज ज़्यादा पैशनेट नहीं हो उसके बारे में, आप नहीं खरीदते हो, तो आई थिंक इसलिए मार्केट कम है। एंड पेंटिंग बिकॉज काफ़ी विजिबली कंफर्टेबल होता है कि आप पेंटिंग देख रहे हो, पसंद आई, खरीद लिया, तो आई थिंक इसलिए मार्केट थोड़ा। तो आप अपने युवा स्टूडेंट के लिए, कलाकार के लिए कुछ बताएं कि वो क्राफ्ट किन किन चीज़ों से बनाए और उनका क्या मार्केट में कैसे सेल करें वो, क्योंकि अक्सर मैं बच्चों के घर भी गया, देखा कि सर हमारे घर आइए, बहुत सारे मेरे बच्चे क्राफ्ट बना है, लेकिन मैं देखिए वहाँ कचरा में पड़ा हुआ है, अलमीरा में रखा हुआ है, कोई देखते नहीं है, तो वो कैसे डिस्प्ले करेंगे, कैसे सेल करेंगे, उसके बारे में कुछ प्रतिक्रिया दें आप। फर्स्ट ऑफ ऑल क्राफ्ट अगर आप कर रहे हो तो मेक श्योर कि सबसे पहले अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो मैं बोलूँगी जो भी घर में वेस्ट मटेरियल्स होते हैं आप उनसे स्टार्ट करो। एंड बेचने के लिए टर्म्स में आपको यूनिक होना पड़ेगा, बिकॉज मार्केट में बहुत कुछ है, अभी ऑलमोस्ट सब कुछ है, आई थिंक नो वन इज़ न्यू, यहाँ सब कोई इंस्पायर्ड होते हैं सबसे, बट आपको उस इंस्पिरेशन में अपना एक टच डालना पड़ता है। मेक श्योर कि वो मार्केट में है भी तो आप उसमें कुछ अपना इनपुट लगा रहे हो, एक्स्ट्रा पॉइंट्स डाल रहे हो उसमें, तो और पहले तो प्रैक्टिस, यूनिक होना चाहिए आपका प्रोडक्ट, अलग होना चाहिए। इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग आप ऑनलाइन जा सकते हो, बहुत सारी वेबसाइट है जो आपको हेल्प करती है अपना प्रोडक्ट बेचने में। आपने बहुत अच्छा बात बताया कि अभी ऑनलाइन का क्रेज चला हुआ है, तो आप ऑनलाइन पे उस प्रोडक्ट को आप सप्लाई कर सकते हैं, या यूट्यूब पे आप उसका एक वीडियो बनाकर डाल करके आप बेच सकते हैं। बहुत अच्छा आपने बताया कि मैं भी युवा स्टूडेंट से कहना चाहूँगा
कि आप लोग के लिए बहुत ही एक अच्छा इंटरनेट का माध्यम है। आप लोग जो भी पेंटिंग बनाते हैं, एक आप यूट्यूब चैनल बनाइए या फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप और उस पर आप उसका सेल करें आप, और अपने बारे में बताएं आप क्या क्या तरीके से आप बनाते हैं। तो दर्शक जानेंगे तो ही आपका पेंटिंग क्राफ्ट को खरीदेंगे। और आप मेरा एक अनुमान है कि आप मंथ में या वीक में जब भी हो आप एक ग्रुप बनाएं। स्कूल में बहुत से बच्चे हैं, वो ग्रुप बना करके आप कहीं एक होटल हो या रोड साइड में आप कुछ जैसे कि मेला वाला होता है, तो उसमें आप लोग ग्रुपिंग करके एक शो ऑर्गेनाइज करें क्राफ्ट का। और मुझे लगता है कि वहाँ पे आपके क्राफ्ट बिकेंगे और अच्छे खासे दाम भी मिलेंगे और आपका एडवर्टाइज भी होगा, तो ही आप फेमस होंगे। अच्छा प्रिया, मुझे आप बताएं कि इंडियन, हमारे जो इंडियन कल्चर है, इसमें कुछ एक ऐसे आर्टिस्ट का नाम बताया जो क्राफ्ट के क्षेत्र में अच्छे खासे नाम कमाए हैं और उनका काम भी अच्छा हो। मैं जैसे एक लेडी आर्टिस्ट को जानती हूँ जो कि क्राफ्ट में बहुत अच्छा कर रही है। शी इज़ फ्रॉम चेन्नई, आरती सिन्हा। मैं काफ़ी इंस्पायर्ड भी हूँ उनसे, और अच्छा क्राफ्ट करती है वो। आप चेक भी कर सकते हो, उनका काम बहुत अच्छा होता है। अच्छा काम। अच्छा प्रिया, जैसे कि अभी देखा जा रहा है कि विदेशों में, हमें इंडिया में भी मधुबनी पेंटिंग का क्रेज बहुत ज़्यादा हो रहा है और बहुत विख्यात हो रहे हैं। उसमें एक्रेलिक कलर का ही यूज क्यों होता है, वाटर कलर और ऑयल कलर का यूज क्यों नहीं होता है? उसके बारे में कुछ मुझे बताइए। तो मैंने भी मधुबनी पेंटिंग करी है। जैसे कि आपने सब बोला कि वाटर कलर, तो वाटर कलर बेसिकली फैब्रिक पे यूज़ करने के बाद काफ़ी ब्लेंड हो जाती है और काफ़ी टाइम लगता है उस पर ग्लॉस लाने के लिए, बिकॉज जो वाटर परसेंटेज होता है वाटर कलर में वो काफ़ी ज़्यादा होता है। एंड मैंने एक्रेलिक कलर यूज़ करा है ज़्यादातर फैब्रिक पे। तो आपके जो डिज़ाइन होते हैं वो काफ़ी लिमिटेड होते हैं बिकॉज ऑफ द परसेंटेज ऑफ वाटर कम होता है, तो फैब्रिक पे ज़्यादा अच्छे तरीके से कलर बैठ पाता है और डिज़ाइन अच्छे बन के आते हैं। एंड ऑल्सो फिर ऑयल पेंट्स के साथ ये हो जाता है कि जो ऑयल का जो टेक्सचर होता है फैब्रिक पे वो काफ़ी फैल जाता है, स्पॉट्स आ जाते हैं। तो आई थिंक एक्रेलिक कलर जो है फैब्रिक पे बेस्ट होता है। मधुबनी पेंटिंग्स डिटेलिंग्स का ही काम है, तो आप एक्रेलिक कलर से बहुत अच्छा काम कर सकते हो। लिमिटेड जो डिज़ाइन है आपके वो रह सकते हैं और ब्लेंडिंग में भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो जैसा कि अभी प्रिया जी ने बताया कि वाटर कलर से भी मधुबनी पेंटिंग बनाया जा सकता है और एक्रेलिक कलर में ऑटोमेटिक चमक इसमें वो लोगों को आकर्षित करता है। तो इसीलिए यही रूल है, यही नियम है कि एक्रेलिक कलर से ही मधुबनी पेंटिंग बनाना चाहिए। अच्छा प्रिया जी, अभी जो हम लोग जो बातचीत हुई आर्ट टॉक शो में, मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा कि आपने अच्छी अच्छी बातें बोली। मुझे भी कुछ सीखने को मिला, हमारे दर्शकों को भी कुछ सीखने को मिला होगा। तो मैं चाहता हूँ कि दर्शकों के लिए आप कुछ, अगर आप बड़े आर्टिस्ट बन जाएंगे तो आप हमारे बिहार के लिए आप क्या करेंगे आप? क्योंकि मैंने अक्सर बच्चों को देखा है कि अच्छे अच्छे क्राफ्ट बनाते हैं, पेंटिंग्स बनाते हैं, उसका कोई मार्केट नहीं है। जैसा कि अभी सिंगिंग का, डांसिंग का कुछ ना कुछ होता रहता है, लेकिन आर्ट का में क्राफ्ट का नहीं हो पाता। उसके लिए आप क्या करना चाहेंगे, दर्शकों को बताना? अगर मैं आर्टिस्ट बन जाती हूँ अच्छी आगे, तो ओब्वियसली मैं चाहूँगी कि बिहार से हमारे जो भी आर्टिस्ट हैं वो भी आगे बढ़े। और बिकॉज़ मेरे पास अगर कॉन्टैक्ट्स हुए और एक्सपोजर हुआ तो मैं इवेंट्स जो है वो ऑर्गेनाइज़ करूँगी। और इन फ्यूचर बिकॉज़ मार्केट नहीं है सेल करने के लिए, तो आई मेक श्योर कि एक ऐसा मार्केट ऑर्गेनाइज़ करूँ जहाँ पे जो भी आर्टिस्ट हो, हाँ, तो ऐसा कुछ बनाओ कि जो भी आर्टिस्ट है वो अपने प्रोडक्ट्स को या जो भी पेंटिंग्स है उनकी वो बेच सके, उनको एक्सपोजर मिले, ऑडियंस मिले इन टर्म्स ऑफ ऑनलाइन या तो फिर आपके शॉप्स हो गए वो। तो ऐसा कुछ करूँगी। तो जैसा कि प्रिया आनंद ने बताया कि मैं अगर बड़े आर्टिस्ट हो जाऊँगी या अगर मैं आर्टिस्ट उस टाइप की नहीं भी बनी, अगर मैं अदर फील्ड में जाऊँगा तो फिर मैं एक आर्ट एक हॉबी है, शौक है, मैं इसे बरकरार रखूँगी, इसने बताया मुझे। और इनका एक बहुत ही अच्छा सपना है कि ये हमारे बिहार में एक मॉल टाइप की कुछ खोलना चाहते हैं, ताकि बच्चे लोगों का क्राफ्ट का वहाँ पे बिक्री हो उचित दामों में, और बच्चे लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ये अवसर रहेगा। आपने बहुत अच्छा बिहार के लिए सोची है और इतनी अच्छी अच्छी बातें आप बोलती हैं, इसके लिए थैंक्स। थैंक यू। और मैं और कहना चाहूँगा कि आप युवा आर्टिस्ट के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? तो इन टर्म्स ऑफ पेंटिंग और स्टडीज़, तो मेक श्योर कि आप डेली पढ़ते हो, डेली काम करते हो, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। आई बिलीव इन दिस। अगर आप डेली काम कर रहे हो तो एक दिन आपको उसका जो रिजल्ट है वो मिलेगा। कुछ भी एक दिन में नहीं होता है। तो मेक श्योर कि अगर कोई भी पैशन है इन टर्म्स ऑफ पेंटिंग, डांस, सिंगिंग, आपको डेली एटलीस्ट 1 आवर 2 आवर आपको देना पड़ेगा। यू हैव टू इन्वेस्ट इन समथिंग फॉर समथिंग। तो बस यही है। और मैं प्रिया जी को एक सरप्राइज देना चाहूँगा कि प्रिया जी, मैं आपके लिए एक सरप्राइज देना चाहता हूँ मैं आपको। मुझे बहुत खुशी लग रही है कि मैं कैसे बताऊँ आपको
कि मैंने हाल फिलहाल में ही नेट पे सर्च कर रहा था क्राफ्ट के बारे में, अच्छे अच्छे आर्टिस्ट के बारे में, तो इसके बारे में भी मुझे मालूम हुआ। इसका एक यूट्यूब चैनल है, तो उस चैनल का क्या नाम है मैं भूल गया। ड्रीम पेंटिंग। हाँ, इनके एक यूट्यूब चैनल है और वो अच्छे अच्छे क्राफ्ट्स बनाती है और मुझे भी कुछ सीखने को मिलता है। और मुझे भी इनके यूट्यूब चैनल से बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं चाहता हूँ कि युवा आर्टिस्ट को, पेरेंट्स को इनके चैनल पे आप देखिए और सीखें आप, यही उम्मीद है। तो प्रिया जी धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं उन दर्शकों को धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमारे शो को देखते हैं और बहुत कुछ सीखने को उसको मिलता है। मैं चाहता हूँ कि अगर आपके मन में भी कोई प्रतिक्रिया है, कोई सवाल पूछना है, तो हमारे इस चैनल पे कमेंट करें और मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मैं उसके जवाब अपने जो नए युवा आर्टिस्ट हैं मैं उनसे दिलवाऊंगा आपको। सबके लिए शुक्रिया। नमस्कार, यह आर्ट टॉक शो उभरती हुई युवा कलाकार के अंदर छिपी हुई प्रतिभा को नया मंच प्रदान करेगी, जिसे हम इस शो के माध्यम से आप सभी लोगों तक पहुंचाएंगे। इस आर्ट टॉक शो में उनके बोलने की प्रतिभा को परखा जाएगा एवं उनके रुचि अनुसार उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। जिसका प्रदर्शन इस टॉक शो में सबसे उत्तम रहेगा, उन विजेताओं को हमारे संस्थान की ओर से 5,000 रुपये का चेक पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया जाएगा। दूसरे स्थान पर रहने वाले प्रतिभागी को 3,000 एवं तीसरे स्थान पर रहने वाले प्रतिभागी को 1,500 रुपये का चेक दिया जाएगा। अगर आप में भी है जज्बा और हुनर, यदि आपको लगता है कि आप हमारे सवालों का जवाब दे सकते हैं, तो आपका स्वागत है इस टॉक शो में।